हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 40। वर्कशीट है 6 अक्टूबर 2020 का और आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उन्हें भी हमारे वीडियो से वर्कशीट नंबर 40 को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 40। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 40। वर्कशीट नंबर 40 सोशल साइंस का वर्कशीट है, यानी सामाजिक विज्ञान का। और जो आज का टॉपिक है वह लिया गया है भूगोल से। आज का टॉपिक हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जिसमें हमने अभी तक सड़क परिवहन और रेल परिवहन के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों हमने पढ़ा किस प्रकार सड़क परिवहन हमारे देश के विकास में मदद करता है और किस प्रकार रेल परिवहन अब हमारे देश के विकास में मदद करता है। तो सबका अपना अलग अलग महत्व है। सड़क परिवहन का अपना एक अलग महत्व है और रेल परिवहन का अपना एक अलग महत्व है। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे जल परिवहन के बारे में। जल एवं समुद्री पतन। जल परिवहन को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का द्वार कहा जाता है। जल परिवहन जो है वह सबसे सस्ता परिवहन माना जाता है, क्योंकि यह ना तो सड़क परिवहन है जिसमें सड़क अगर डैमेज है तो कोई प्रॉब्लम होगी, ना ही ये रेल परिवहन है जिसमें पटरियों को अगर क्षति पहुंचती है तो उसे क्षति होगा। यह है जल परिवहन। जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन माना जाता है, इसीलिए कहा गया है जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, क्योंकि इसमें ईंधन भी कम लगता है और टूट फूट की भी ज़्यादा वो नहीं होती है। उसके बाद देखिए आगे कहा गया है भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। तो बच्चों अंतःस्थलीय जलमार्ग कहने का अर्थ है यहाँ पर ऐसे जलमार्ग जो भारत के अंदर ही चलाए जाते हैं, यानी जो बड़ी बड़ी नदियों में चलाए जाते हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इन सारी नदियों में जो नौ संचालन होता है जो भारत के अंदर ही होता है। तो कुल नौ संचालन का मार्ग कितना है? 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। इसमें कितने मार्ग को मशीनीकृत नौकाओं द्वारा चलाया जाता है? तो बच्चों 5,685 ही मार्ग हैं जिस पर मशीनीकृत यानी कि बड़े बड़े नौकाएं चलाई जाती हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों में अब देखिए, जैसे हमने पढ़ा था सड़क परिवहन में NH1, NH2, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, तो उसी तरह बच्चों यहाँ जल मार्ग को भी राष्ट्रीय जल मार्गों में घोषित किया गया। तो मुख्य रूप से 3 राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। कौन कौन है? यहाँ देखिए, हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य यह गंगा जल मार्ग कहलाता है और यह कितना किलोमीटर तक है? तो यह है 1620 किलोमीटर तक, जिसे कहते हैं नौगम्य जलमार्ग संख्या 1। जैसे हमने सड़क परिवहन में पढ़ा था नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, तो यहाँ भी ये नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 है, जो कहाँ से कहाँ तक चलाया जाता है? हल्दिया से इलाहाबाद के बीच। दूसरा हमारा है सदिया व धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग। दूसरा कहाँ से कहाँ तक है? तो दूसरा हमारा सदिया व धुबरी के मध्य है, जो किस नदी पे चलाया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी पे, और यह 891 किलोमीटर लंबा है। इसे कहा जाता है नौगम्य जलमार्ग संख्या 2। तीसरा है केरल में पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक, और देखिए यह है 205 किलोमीटर लंबा। इसे कहा जाता है नौगम्य जलमार्ग संख्या 3। तो बच्चों यह 3 जलमार्ग संख्या हैं। नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 जो हल्दिया से इलाहाबाद तक चलती है, नौगम्य जलमार्ग संख्या 2 जो सदिया से धुबरी तक चलती है, और
नौगम्य जलमार्ग संख्या 3 जो केरल में पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक चलती है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि जिस तरह नेशनल हाईवे होता है उसी तरह राष्ट्रीय जलमार्ग भी है, जिसमें 3 राष्ट्रीय जलमार्ग जो हैं वह अभी तक घोषित किए गए हैं। आगे देखिए, भारत की कुल समुद्री तटरेखा 7516.6 किलोमीटर है। अब देखिए समुद्री तटरेखा कितना है भारत में, 7516.6 किलोमीटर लंबा, जिस पर 12 मुख्य एवं 200 मध्य व छोटे पतन बनाए गए हैं। यानी 7516.6 किलोमीटर समुद्री तटरेखा पर अभी तक 12 मुख्य, 200 मध्य या उससे छोटे पतन यानी बंदरगाह बनाए गए हैं। कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए और मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। अब देखिए बच्चों, जब हमारा देश विभाजित हुआ था, भारत और पाकिस्तान, जब ये 2 अलग अलग देश बने थे, तब कराची बंदरगाह जो है वह पाकिस्तान में चला गया था और मुंबई बंदरगाह पर उस समय बहुत दबाव पड़ रहा था। इसीलिए उस समय क्या बनाया गया, एक और बंदरगाह बनाया गया जिसे कांडला बंदरगाह कहा जाता है। तो यह बंदरगाह तब विकसित किया गया था जब कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया था। और कांडला बंदरगाह जो है बच्चों वह एक ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह कहने का अर्थ है बच्चों जहां ज्वार भाटा आते रहते हैं। अगला हमारा है मुंबई सबसे बड़ा और पोर्ट ब्लेयर सबसे छोटा बंदरगाह है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि मुंबई जो है वह सबसे बड़ा बंदरगाह है और पोर्ट ब्लेयर जो है वह सबसे छोटा बंदरगाह है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई हमारे देश का कैसा बंदरगाह है बच्चों, तो यह प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह है। व्यापार की मात्रा एवं लादे गए सामान के संदर्भ में मुंबई के बाद इसका दूसरा स्थान है। तो पहला स्थान किसका है, मुंबई का, क्योंकि यह सबसे बड़ा बंदरगाह है। और दूसरा स्थान किसका है, तो दूसरा स्थान है बच्चों चेन्नई का। चेन्नई जो है वह मुंबई के बाद दूसरे स्थान पे आता है, क्योंकि मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है और चेन्नई उससे छोटा। केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम की स्थापना 1967 में कलकत्ता में की गई थी। अब केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी, तो यह की गई थी 1967 में। कहाँ की गई थी, तो कोलकाता में। इंग्लैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना शिपिंग एवं समुद्री आवागमन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1986 में की गई थी। किसको पूरा करने के लिए की गई थी बच्चों, तो शिपिंग एवं समुद्री आवागमन। इसके लिए इंग्लैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अब यहाँ देखिए, रेलवे के आगमन के पहले जल परिवहन लोगों और वस्तुओं के आगमन का प्रमुख साधन था। सही बात है बच्चों, सबसे पहले तो रेल नहीं था या रोडवेज नहीं था। तो रेलवेज और रोडवेज से पहले लोग जल परिवहन के द्वारा ही क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह आते थे, अपने सामान को ले जाते थे। तो जल परिवहन सबसे प्राचीनतम साधन है। वर्तमान में जल परिवहन एक सस्ता, पर्यावरण अनुकूल एवं ईंधन प्रभावी परिवहन है। जल परिवहन कैसा है बच्चों, तो जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है, क्योंकि इसमें ईंधन भी कम लगता है। उसके बाद यह पर्यावरण के अनुकूल भी है, इससे पर्यावरण को भी कोई क्षति नहीं होती, और ईंधन प्रभावी परिवहन है। अभी ही मैंने आपको बताया कि ईंधन इसमें कम उपयोग होता है। इस परिवहन का उपयोग भारी वस्तुओं की ढुलाई के लिए अधिक उपयुक्त है। यानी जो बहुत ही अधिक भारी वस्तुएं होती हैं वह एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जल परिवहन के द्वारा ले जाई जा सकती है। भारत के कुल यातायात में आंतरिक परिवहन का योगदान 1% है। आंतरिक परिवहन कहने का अर्थ है जो भारत के अंदर ही व्यापार किया जाता है
उसका कुल योगदान कितना है बच्चों? 1% है। देश के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95% समुद्री पतन के माध्यम से होता है। अब देखिए, हमने आंतरिक परिवहन समझा, यानी कि जो हमारे देश के अंदर ही जो परिवहन होता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, हमारा देश जो है वह जल मार्ग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करता है, जिससे देश के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95% व्यापार किया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहने का अर्थ है बच्चों एक देश से दूसरे देश के साथ व्यापार करना। जैसे भारत जब इंग्लैंड के साथ व्यापार करता है, या भारत आप अमेरिका के साथ व्यापार करता है समुद्री मार्ग के द्वारा, यूरोप के साथ व्यापार करता है तो समुद्री मार्ग के द्वारा। तो ऐसे ही बहुत सारे मार्ग हैं। तो चलिए बच्चों, प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, जल परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो बच्चों, जल परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? चलिए यहाँ इसका उत्तर देखते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों, जल परिवहन के प्रमुख साधनों में टैंक जहाज, नाव, स्टीमर, क्रूज शिप आदि आते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, जल परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता होता है, क्यों? तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है बच्चों, जल परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता क्यों होता है? तो बच्चों, जल परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता इसलिए होता है क्योंकि यह पर्यावरण अनुकूल होता है, इसमें ईंधन भी कम लगता है और टूट फूट की भी कोई समस्या नहीं होती है। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जल परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता इसीलिए है क्योंकि इसमें ईंधन की आवश्यकता कम होती है और घर्षण तथा टूट फूट भी कम होती है। तीसरा प्रश्न हमारा है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे। प्रश्न संख्या तीसरे का उत्तर देखिए, आप यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि राष्ट्रीय 3 जलमार्ग हैं। पहला नौगम्य जलमार्ग संख्या जो हल्दिया से इलाहाबाद तक चलाई जाती है। दूसरा नौगम्य जलमार्ग संख्या 2 जो कहाँ से कहाँ तक, सदिया से धुबरी तक चलाई जाती है। और तीसरा नौगम्य जलमार्ग संख्या कहाँ से कहाँ तक, केरल के पश्चिमी तटीय नहर कोट्टमपुर से कोल्लम तक चलाई जाती है। तो ये 3 जलमार्ग हैं। इसके बारे में आप यहाँ से तीसरे प्रश्न का उत्तर आराम से लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाह की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जल परिवहन में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का अपना एक अलग महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को व्यापार का द्वार मानते हैं क्योंकि कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95% जल मार्ग के द्वारा किया जाता है। तो यह है प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। तो बच्चों, आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। वर्कशीट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।